नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका न्यूज अपडेट में। मैं हूं आपके साथ कमलेश्वरी। अब वक्त हो चला है उत्तर प्रदेश की खबरों का, जहां सबसे पहले खबर आपको लखनऊ से दे दें कि लखनऊ के कांग्रेस मुख्यालय में कांग्रेस सोशल मीडिया की चेयरमैन सुप्रिया श्रीनेत ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने जीएसटी और अन्य टैक्स को लेकर भाजपा सरकार पर गंभीर आरोप लगाए और उन्होंने कहा कि सरकार जल्द ही अपना बजट पेश करने वाली है। ये बजट देश का भविष्य तय करेगा। 50% लोग 33% टैक्स दे रहे हैं, वही अमीर वर्ग 3% टैक्स दे रहा है। आगे सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि आज की तारीख में लोग खाने पर, बच्चों की शिक्षा पर कम खर्च कर पा रहे हैं क्योंकि टैक्स का बोझ इतना ज्यादा बढ़ गया है। वे टैक्स के बोझ के तले दबते जा रहे हैं। साल 2023-24 में 2 लाख करोड़ रुपए टैक्स चोरी हुई है। 7-8% भूल जाइए, डबल डिजिट मोदी जी बात करते थे, भूल जाइए। 6.4% 4 साल में सबसे कम, कोरोना महामारी के बाद का सबसे कम फिगर है। ये नंबर नहीं है, ये कितनी नौकरियां बनेंगी, कितना निवेश होगा, कितना उपभोग होगा, कैसे कैसे राहत मिलेगी, ये उसका सूचक है और राहत मिलने वाली दिख नहीं रही है। सरकार के बददिमाग मंत्री और तमाम भाजपा के प्रवक्ता और उनके नेता कटाक्ष कर लें, कुछ भी कह लें। मनमोहन सिंह जी के शासनकाल में जीडीपी ग्रोथ रेट 10 वर्ष में औसतन 7.5% रही, उस वेबसाइट को ही बंद कर दिया जाता है। अपनी 6.5% है छुपाने के लिए, उससे फर्क नहीं पड़ता है। वहीं कानपुर में सपा विधायक नसीम सोलंकी को फोन पर धमकी देने का मामला सामने आया है। बता दें कि अभद्र भाषा का इस्तेमाल करने के आरोप में सपा विधायक ने तहरीर दी है, जिसके आधार पर स्वरूपनगर पुलिस ने मामला दर्ज करते हुए आरोपी बीजेपी नेता धीरज चड्डा को गिरफ्तार कर लिया है। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने धीरज चड्डा के खिलाफ स्वरूपनगर थाने में प्रार्थना पत्र भी दिया और इस प्रकरण में पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के खिलाफ अपशब्द कहने पर विरोध जताते हुए सपा कार्यकर्ता थाने पहुंचे और चड्डा की गिरफ्तारी की मांग की। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था जिसमें धीरज चड्ढा द्वारा माननीय विधायिका को के ऊपर कुछ आक्षेप लगाए गए थे। इस संबंध में थाना स्वरूपनगर में अभियोग पंजीकृत कराया गया है और धीरज चड्ढा को गिरफ्तार करके विधिक कार्रवाई की जा रही है। कल एक वीडियो वायरल हो रहा था। मुख्य विकास अधिकारी सौम्या गुरुरानी ने हरदोई की विकास खंड कार्यालय, हरिरोरी अस्थायी गौ आश्रय स्थल, आरआरसी सेंटर, ब्लॉक परिसर, सभागार, सामुदायिक शौचालय और प्रेरणा कैंटीन का निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान लेखाकार पटल पर चार्ज पूर्व लेखाकार की ओर से हस्तगत न कराए जाने पर मुख्य विकास अधिकारी ने तत्काल चार्ज सैंपल के लिए निर्देश दिए। वहीं सहायक विकास अधिकारी आईएसबी पंकज कुमार और सहायक विकास अधिकारी पंचायत मेवाराम को योजनाओं की समुचित जानकारी न होने पर उन्हें कारण बताओ नोटिस जारी करने के निर्देश दिए। अस्थायी गौ आश्रय स्थल के निरीक्षण में गौवंशों को सर्दी से बचाव के लिए तिरपाल की समुचित व्यवस्था न किए जाने पर, आरआरसी सेंटर निर्माण में मानक के अनुसार कार्य न कराए जाने पर ग्राम विकास अधिकारी जागेश्वर प्रसाद को प्रतिकूल प्रविष्टि के साथ ही कार्य पूर्ण होने तक वेतन बाधित करने के निर्देश दिए। आज विकासखंड हिरोरी का निरीक्षण किया गया था। विकासखंड में वहाँ का परिसर, सामुदायिक शौचालय, प्रेरणा कैंटीन और जो अभिलेखों का रखरखाव है ऑफिस के अंतर्गत, वही ये सब चीज़ें देखी गई, जिसमें से लेखा पटल का अभी तक दिखाया नहीं गया क्योंकि अभी चार्ज हस्तगत होने में समस्या वहाँ पे बताई गई थी। तो उसके लिए निर्देशित किया गया है कि ऑफिस में सभी अभिलेख का अवलोकन कराया जाए और इसके अतिरिक्त परिसर की साफ सफाई व्यवस्था ठीक पाई गई, अन्य चीज़ें समुचित रखी गई थी ब्लॉक परिसर में। इसके उपरांत गौशाला बरखेड़ा का निरीक्षण किया गया, जहां पर बताया गया कि एक बृहद गौशाला भी निर्माणाधीन है अस्थायी गौशाला के अंतर्गत।
अस्थायी गौशाला में तिरपाल की व्यवस्था ठीक नहीं की गई थी ठंड के दृष्टिगत। इस संबंध में वेतन बाधित किया गया है संबंधित सचिव का। तकरीबन 4 साल पहले गड्ढे से अपनी बेटी का सर धड़ से अलग कर हत्या करने वाले पिता को हरदोई जज ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अपर जिला जज अच्छेलाल सरोज ने 20,000 का जुर्माना भी लगाया। और आपको बता दें कि 3 मार्च 2021 को पांडे तारा गांव निवासी सर्वेश ने अपनी बेटी की गला काट कर हत्या कर दी थी, जिसके बाद पुलिस ने सर्वेश को हिरासत में लिया था। और सुनवाई के बाद जिला जज अच्छेलाल सरोज ने आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। अब खबर झांसी से, जहां पंडवाहा में नाले के पास अधेड़ महिला के कंकाल मिलने से हड़कंप मच गया। सूचना मिलने पर पहुंची पुलिस ने कंकाल को कब्जे में लेकर जांच पड़ताल शुरू कर दी है। और आपको बता दें कि कंकाल काफी पुराना बताया जा रहा है। मामले में हत्या की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस कंकाल की शिनाख्त में जुटी हुई है। रुधौली के वाल्टर्स नगर थाना क्षेत्र के धौरहरा गांव स्थित श्रीमती प्रयागराजी इंटर कॉलेज में एक कमरे में जलती हुई लाश मिली। लाश के पास पचरा बिल्ली की एक लकड़ी भी मिली और गांव वालों ने जलते शव को सुबह 8 बजे के करीब देखा। जल रहे शव का केवल जला हुआ कुछ अवशेष बचा है। अब ऐसे में शव की पहचान नहीं हो पा रही है। वहीं विद्यालय के कमरे के पास प्रबंधक जमुवंत शर्मा का चप्पल मिला, जिसे शव जमुवंत शर्मा के होने की आशंका जताई जा रही है। वहीं पुलिस अब इस मामले की जांच कर रही है। जनपद बस्ती के थाना वाल्टरगंज अंतर्गत ग्राम धौरहरा में एक इंटर कॉलेज जो 4-5 साल से बंद पड़ा है खंडहर स्थिति में, उसमें आज मिस्टर जामवंत शर्मा की पत्नी द्वारा पुलिस को ये सूचना दी गई कि उनके जो खंडहर नुमा कॉलेज का एक कमरा है उसमें आग जल चुकी है और उस आग में जो एक व्यक्ति पूरी तरीके से ऑलमोस्ट जल चुका है वो उनके पति का शव है। इस सूचना पर पुलिस की पूरी टीम, फोरेंसिक, स्वाट, सर्विलांस, यहाँ के अधिकारीगण सभी लोगों द्वारा मौका मुआयना करके नियमानुसार उसमें से सैंपलिंग कलेक्ट की जा रही है। पीड़ित पक्ष में से लोगों से बातचीत की जा रही है और बातचीत करा करके अग्रेसर कार्रवाई कराई जा रही है। वहीं झांसी में एसएसपी के निर्देशन में अपराध और अपराधियों के खिलाफ विशेष अभियान चलाया जा रहा है, जिसके चलते देर रात रक्सा पुलिस ने डगरवाह तिराहा पर चेकिंग अभियान चलाया और हाईवे से लूट कर कार के साथ 4 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक लुटेरों ने बीते दिन नवाबाद थाना क्षेत्र के शिवपुरी हाईवे पर कार चालक से मारपीट करते हुए कार की लूट की थी और कार चालक को फेंक कर फरार हो गए थे। रुक करते गोंडा का, जहां जिले में पुलिस ने अंतर जनपदीय वाहन चोर के संगठन गिरोह का खुलासा किया है। बता दें कि पुलिस अधीक्षक के निर्देशन पर नगर कोतवाली पुलिस और एसओजी टीम ने सुबह सूचना के आधार पर घेराबंदी करते हुए 3 चोरों को गिरफ्तार किया और उनके पास से चोरी की 15 बाइक को भी बरामद किया। पूछताछ के दौरान आरोपियों ने बताया कि जिले के अलग अलग जगहों से बाइक चोरी करके वे नेपाल ले जाकर बेचा करते थे। जनपद गोंडा के थाना कोतवाली नगर पुलिस एवं एसओजी सर्विलांस टीम की संयुक्त कार्रवाई में सराहनीय कार्य करते हुए 3 शातिर अंतर जनपदीय वाहन चोरों को गिरफ्तार किया गया है, जिनके कब्जे व निशानदेही से चोरी की कुल 15 मोटरसाइकिलें पुलिस द्वारा बरामद की गई हैं। इन तीनों अभियुक्तों द्वारा पूछताछ में पुलिस को बताया गया कि इनके द्वारा जनपद गोंडा, जनपद बस्ती व अन्य जनपदों से इन वाहनों को चोरी किया गया था। इन तीनों वाहन चोरों के विरुद्ध थाना कोतवाली नगर पुलिस द्वारा आवश्यक वैधानिक कार्रवाई की जा रही। वहीं मेरठ से एक दिल दहला देने वाली घटना सामने आई है। यहां थाना सिलाडी गेट के सोहेल गार्डन में एक ही परिवार के 5 लोगों की हत्या कर दी गई। इससे इलाके में हड़कंप मच गया और घर के अंदर सामान बिखरा हुआ पाया गया। पति,
मोइन और पत्नी आसमा की लाश फर्श पर मिली। वहीं हत्या के बाद बच्चों की लाशों को बेड के बॉक्स में छिपा दिया गया। सभी बच्चों की लाशें बोरों में बंधी हुई मिली है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच कर रही है। तरन्नुम, ये घटना का मुझे कुछ नहीं पता। बस 5 मोइन चाचा हैं और उनकी वाइफ हैगी, हमारी चाची और 3 बच्चियां हैं। क्या उम्र है बच्चों की? एक 5-6 साल की है लगभग, एक 2-3 साल की है और एक अभी 5-6 महीने की है। क्या हुआ, किस तरह से मिली उनकी बॉडी? मैं तो अभी तक अंदर भी नहीं गई, मुझे नहीं पता। कब से घर में लास्ट टाइम 9 बजे कल शाम बात हुई थी फोन पे, वो भी सिर्फ चाचा से हुई थी। क्या करते हैं? चिनाई का काम करते हैं। जिसाड़ी गेट थाना क्षेत्र में आज शाम पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि एक मकान के बाहर ताला लगा है और उसमें जब छत के रास्ते कुछ लोग गए तो उन्होंने देखा कि अंदर शव है। इसमें पति पत्नी और 3 बच्चों के शव थे और इनको कोई भारी चीज से मारकर चोट पहुंचाई गई है। और जिस प्रकार से बाहर की तरफ से ताला लगाया है उस बात से स्पष्ट होता है कि ये कोई जानकार है और कोई रंजिश के चलते ये घटना हुई है। लखीमपुर से रेलवे विभाग के कर्मचारियों की लापरवाही सामने आई है। दरअसल बीते रात रेलवे क्रॉसिंग में फाटक के अंदर ही बस और ट्रक फंस गई। तभी रेलवे ट्रैक पर ट्रेन आ गई और मौके पर मौजूद लोगों ने वीडियो बनाकर इसे अब सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। ये वीडियो गोला रेलवे क्रॉसिंग का बताया जा रहा है और इस मामले में गनीमत ये रही कि बड़ा हादसा होते होते टल गया। फिलहाल रुकते छोटे से ब्रेक के लिए, ब्रेक के बाद भी खबरें जारी रहेंगी। श्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कुशल नेतृत्व में महाकुंभ 2025 में सनातन पताका लहराने के लिए तैयार है उत्तर प्रदेश। उच्च कोटि के प्रबंधन वाले मानवता के इस अमूर्त धरोहर से साधु संतों के साथ ही कल्पवासी भी पुण्य के भागी बनेंगे। कल्पवास अर्थात 1 माह तक संगम तट पर डेरा डालकर वेदों का अध्ययन और ध्यान पूजा, जो पौष मास के 11वें दिन से प्रारंभ होकर माघ माह के 12वें दिन तक चलती है। श्वेत व पीतांबरधारी कल्पवासियों के दर्शन, संगम में डुबकी और पूज्य साधु संतों के आशीर्वाद का पुण्य प्रसाद प्रयागराज महाकुंभ में बंट रहा हो तो चहुं ओर एक ही जयकार गुंजायमान है। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व, महाकुंभ 2025 प्रयागराज। मैं आ गई हूँ पूछने आम जनता के हाल, लेके उनके लिए ढेर सारे सवाल। जानेंगे उनके रिएक्शन क्विक, क्योंकि मैं लेकर आई हूँ क्या बोलती पब्लिक। यहाँ होंगे बहुत सारे मजेदार क्वेश्चन एंड आंसर्स राउंड और ऐसे आंसर्स मिलेंगे जिन्हें सुन के हंसना रोक नहीं पाएंगे आप। तो देखना ना भूलिए मेरे साथ क्या बोलती पब्लिक, सिर्फ TV24 पर। यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के विजन के अनुरूप माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के प्रगतिशील नेतृत्व में अविस्मरणीय यादों के साथ संपन्न हुआ प्रयागराज कुंभ 2019 जैसा कीर्तिमान बनाने के लिए महाकुंभ 2025 के सफल आयोजन को तैयार है कर्म योगी सरकार। स्वच्छ महाकुंभ, हरित महाकुंभ के अनुरूप पौधरोपण, पार्कों का जीर्णोद्धार एवं सौंदर्यकरण के विभिन्न कार्यों से पर्यटकों को होगी विशेष अनुभूति। कूड़ा प्रबंधन और पॉलिथीन फ्री महाकुंभ के लिए बनाई गई है विशेष कार्य योजना। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए 1,50,000 शौचालय का कराया जा रहा है निर्माण। सौंदर्यकरण और मेला थीमेटिक लाइटिंग के कार्यों से कुंभ नगरी प्रयागराज को मिला है नव्य स्वरूप। महाकुंभ 2025 में अमृत स्नान का पुण्य कमाने आओ चले महाकुंभ। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व।
महाकुंभ 2025 प्रयागराज। विकास पुरुष प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मार्गदर्शन एवं माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी के कुशल नेतृत्व में प्रयागराज महाकुंभ 2025 अब डिजिटल महाकुंभ बनने के लिए हो चुका है तैयार। डिजिटल महाकुंभ के सपने को साकार करने वाली आवश्यक सेवाओं के लिए कुंभ सहायक AI चैटबॉट को QR कोड स्कैन कर WhatsApp पर प्राप्त किया जा सकता है। इससे श्रद्धालु 11 भाषाओं में हर तरह की जानकारियां प्राप्त कर सकेंगे। कुंभ सहायक चैटबॉट से बोलकर या लिखकर तत्काल जानकारियां प्राप्त होंगी। ये चैटबॉट श्रद्धालुओं को मीडिया गैलरी जैसी कई और सुविधाएं भी देगा। किसी अस्थायी शहर के लिए पहली बार गूगल पर महाकुंभ मेला क्षेत्र अलग से चिन्हित किया गया है। इससे नेविगेशन आसान होगा। डिजिटल महाकुंभ का साक्षी बनने आप भी पधारिए प्रयागराज। सनातन गर्व महाकुंभ पर्व महाकुंभ 2025 प्रयागराज। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। चले बढ़ते हैं खबरों में आगे। जहां औरैया के पतना गांव में दुग्ध उत्पादन समिति के तहत अमूल दूध डेयरी केंद्र पर वार्षिक गोष्ठी का आयोजन किया गया, जिसमें किसानों को पशुपालक और दुग्ध उत्पाद के बारे में बताया गया। और गोष्ठी में अमूल दूध डेयरी के सुपरवाइजर अभिषेक प्रजापति, विनय ठाकुर ने किसानों को बेहतर पशुपालन और दुग्ध उत्पादन बढ़ाए जाने के गुर सिखाए। वही मुख्य अतिथि उमरैन चौकी इंचार्ज हरकेश कुमार ने दुग्ध उत्पादन समिति के किसानों को कंबल वितरित किया। मेरा नाम अभिषेक कुमार प्रजापति है। मैं बकेवर MCC पे 2 साल से एज अ MCC एरिया पर्यवेक्षक के रूप में काम कर रहा हूँ। आज आप एरवा कटरा के पटना गांव में आए हो, क्या कार्यक्रम है? आज पटना दुग्ध उत्पादक एसोसिएशन में वार्षिक साधारण सभा का आयोजन किया गया था, जिसमें जो 2023 से लेके मार्च 2024 तक किसानों ने दूध भरा है, उनको गिफ्ट के रूप में सर्दियों के कंबल वितरण किए गए हैं। और इससे पहले 2023 में बाल्टी वितरण की गई। बरेली क्लब के मैदान में 3 दिवसीय उत्तरायणी मेले का भव्य उद्घाटन उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने किया। बता दें कि उत्तरायणी जन कल्याण समिति की ओर से आयोजित यह 29वां उत्तरायणी मेला 9 से 11 जनवरी तक चलेगा और इस मेले में उत्तराखंड की समृद्धि, साथ ही संस्कृति, धरोहर और परंपराओं की झलक देखने को मिलेगी। मेले की शुरुआत कोतवाली से रंग यात्रा के साथ हुई और इस रंग यात्रा में उत्तराखंड की संस्कृति को भव्य झांकियों के माध्यम से प्रस्तुत किया गया। पारंपरिक वेशभूषा और लोकगीतों की धुनों पर झूमते लोग मेले का आकर्षण बढ़ा रहे थे। उत्तर प्रदेश के कोहरे और सर्दी का सितम लगातार जारी है। बता दें कि आने वाले दिनों में ठंड में और इजाफा होगा और हापुड़ में आज भी कोहरे का असर देखने को मिला। घने कोहरे के कारण विजिबिलिटी भी कम हो गई। साथ ही कड़ाके की सर्दी से बचने के लिए लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं। अधिक ठंड होने की वजह से जरूरतमंद लोग ही घर से बाहर निकल रहे हैं। साथ ही मौसम विभाग के अनुसार बारिश होने की संभावना भी है, जिसके कारण तापमान में भी गिरावट आएगी। हापुड़ में सुबह
समय से ही कोहरा और धुंध छा गया है। कोहरे और धुंध ने हापुड़ को चारों तरफ से सफ़ेद चादर में ढक लिया है, जिसके कारण विजिबिलिटी भी काफ़ी कम हो गई है। मैं खड़ा हूँ इस समय हापुड़ बुलंदशहर मेरठ हाईवे पर। आप देख सकते हैं यहाँ पर वाहनों का आवागमन काफ़ी कम है, जबकि आमतौर से यहाँ पे वाहनों का आवागमन काफ़ी ज़्यादा रहता है। कोहरे के कारण ट्रेनें और बस संचालन पर भी काफ़ी प्रभाव पड़ा है। ट्रेनें काफ़ी लेटे चल रही हैं और बसें भी काफ़ी लेटे चल रही हैं, जिसके कारण यात्रियों को काफ़ी परेशानी हो रही है। लोग अलाव का सहारा ले रहे हैं, जिससे वो ठंड से बचा जा सके। मैं सौरभ शर्मा, TV24। वहीं हाथरस में एक हैंडपंप से दूध जैसा पानी निकल रहा है, जो अब चर्चा का विषय बना हुआ है। कोतवाली सदर क्षेत्र में स्थित एक बाजार में सरकारी हैंडपंप से दूध जैसा सफेद पानी निकल रहा है। सूचना पर यहां लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई और नगर पालिका के खराब हैंडपंप से अचानक दूध जैसा पदार्थ निकलना इलाके में चर्चा का विषय बना हुआ है। स्थानीय लोग दूध जैसे सफेद पानी को बोतलों में भर कर ले जा रहे हैं। में जो पानी निकल रहा है, जो होगी बाबा की महिमा हो गई है यहाँ पे। तो कैसे निकल रहा है पानी? ये 12 बजे के बाद में पता पड़ा है। पानी सफेद सफेद कैसे? इसकी पता ही नहीं है भाई, क्या महिमा हुई है इस पर। कोई महिमा तो यहाँ पे कोई गाय वगैरह रहती है क्या? यहाँ गौशाला भी है, यहाँ कम से कम 25-30 गाय इकट्ठी हो जाती है। तो क्या गौशाला की कृपा है? हाँ, नहीं, ये पानी है या दूध है, लेकिन अब लोग इसको चमत्कार मान रहे हैं और यहाँ से पानी भर भर कर ले जा रहे हैं। क्या पता कोई नया चमत्कार आया हो, जैसे पहले सिकंदरपुर में हुआ था। तो अब कल मालूम पड़ता है कि कोई मतलब उनको कोई फायदा होता है या नहीं होता है। अब ये विषय बन गया है, ये एक विषय बन गया है। 12 बजे से लगातार नल चल रहा है और सफेद पानी इसमें निकल रहा है। वहीं मुजफ्फरनगर की खतौली एसडीएम ने शाहबाजपुर तिराही गांव में स्थित एक फर्जी ओयो होटल में छापे मारकर अनैतिक गतिविधियों का भांडाफोड़ किया। दरअसल एसडीएम मोनालिसा जौहरी को होटल में अनैतिक गतिविधियों की सूचना मिली थी। इस पर एसडीएम ने पुलिस फोर्स के साथ जब होटल पर छापेमारी की, वहीं होटल से 5 लड़की और 4 लड़कों को पुलिस ने हिरासत में लिया है। बताया जा रहा है कि यह होटल सराय एक्ट के तहत पंजीकरण था, जिसे ओयो होटल की तरह संचालित किया जा रहा था, जिसके चलते इस होटल को बंद कराकर आगे की कार्रवाई की जा रही है। कुछ दिनों से शिकायतें प्राप्त हो रही थी कि यहाँ पे फर्जी ओयो होटल के नाम से चल रहे हैं और कुछ अनैतिक गतिविधियां विद्यमान है। तो इसी के क्रम में आज मेरे द्वारा मौके पे छापेमारी की गई। वहाँ पे होटल्स में कुछ लड़के लड़कियां मिले, जिन्हें थाने खतौली भेज दिया गया है और जो भी अग्रिम विधिक कार्रवाई होगी वो उस पर की जाएगी। होटल को फिलहाल बंद कर दिया गया है। ना तो उस होटल पे सराय एक्ट के अंतर्गत पंजीकरण था, ना ही कोई अन्य कागज मिले। तो इसमें जो भी अन्य विधिक कार्रवाई होगी अन्य विभागों की, वो सब कार्रवाई की जाएगी। इसकी रिपोर्ट उच्च अधिकारियों को बता दी गई है और शीघ्र ही इस पे लगातार अन्य कार्रवाई भी होगी। जो भी अन्य होटल्स इस तरह के गलत तरीके से संचालित पाए जाएंगे, उनमें हमारे द्वारा ऐसी छापेमार कार्रवाई आगे भी। अब खबर मुजफ्फरनगर से है, जहां बुढ़ाना कोतवाली क्षेत्र में पुलिस ने गुरुवार देर रात मुखबिर की सूचना पर संदिग्ध वाहनों के लिए चेकिंग अभियान चलाया। इस दौरान बाइक सवार 2 व्यक्तियों को पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो उन्होंने पुलिस पर ही फायरिंग शुरू कर दी। पुलिस ने घेराबंदी करते हुए जवाबी फायरिंग की, जिसमें एक बदमाश को गोली लग गई और दूसरा बदमाश जंगल में जा छिपा, जिसके बाद पुलिस ने खोज करते हुए फरार बदमाश को भी गिरफ्तार कर लिया है। वहीं बदमाशों के पास से 2 देसी तमंचे, कारतूस और एक संदिग्ध बाइक बरामद की गई है। आज थाना बुढ़ाना में गढ़ी चौराहे पर चौकी इंचार्ज घड़ी और बाईवाला और चौकी इंचार्ज कस्बा चेकिंग कर रहे थे और जरिए मुखबिर सूचना प्राप्त हुई कि जो 29/30 की रात को जो नगवा में ट्रांसफार्मर चोरी हुआ था, उसके संबंध में 3 अभियुक्त पहले भी जेल जा चुके थे। 2 जो वांछित अभियुक्त थे, आज वो फिर एक मोटरसाइकिल से किसी घटना को अंजाम देने वाले हैं। इस सूचना पर देखा तो एक मोटरसाइकिल पर 2 व्यक्ति आते हुए दिखाई दी। उनको रुकने का इशारा किया, लेकिन वो न रुक करके तेजी से भागे। उनका पीछा किया गया
तो एक पेड़ की आड़ में ले करके उन्होंने पुलिस पर फायरिंग कर दी और आत्मरक्षार्थ पुलिस ने उन पर जवाबी फायरिंग में उनके एक अभियुक्त के पैर में गोली लगी है, उसको घायल अवस्था में CHC बुढ़ाना भेज दिया गया है। दूसरे अभियुक्त को कॉम्बिंग करके गिरफ्तार कर लिया गया है और विधिक आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।